हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सब चर्चा करेंगे क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे हम। अगर ये वीडियो में नहीं हो पाएगा तो दूसरे वीडियो में हम इसको कवर करेंगे और पूरा एक एक करके सबको समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। पहला हम देखेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह एक ऐसी परिवर्तन होता है जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं और जो नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। कहने का मतलब ये होता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेता है रिएक्टेंट भाग लेता है। रिएक्टेंट यानी क्या इसे क्या बोलते हैं अभिकारक, इसे हम बोलते हैं अभिकारक। और यही जो होता है अभिकारक यानी रिएक्टेंट जो होता है नए गुण वाले पदार्थ में बदल जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्ट या इसी को हम बोलते हैं उत्पाद। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। ये जो होता है अभिकारक इसमें बदलता है, उत्पाद में बदलता है। यह उत्पाद कैसा होता है नए गुण का होता है। और यह जो तीर होता है एरो जो होता है रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तो आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है एक ऐसी परिवर्तन होता है जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है और इसी नए गुण वाले पदार्थों को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। आगे कुछ उदाहरण देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। जैसे होता है भोजन का पाचन होना। जैसे भोजन का पाचन जब होता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। और जैसे श्वसन हुआ, श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन क्या होता है श्वसन के भोजन के पाचन के फलस्वरूप जो भोजन होता है वह ग्लूकोज के रूप में यानी हमारे शरीर में किसमें ग्लूकोज के रूप में संचित होता है भोजन। और इसी ग्लूकोज का जो शोषण होता है तो क्या बनता है एनर्जी हमें मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यह शोषण एक प्रकार की कैसी परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से होता है जैसे लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना क्या होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। आप लोहे को खुले वातावरण में छोड़ दो तो यहाँ क्या होगा कि यह सराउंडिंग एरिया से नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है। इसी को बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। यह भी कैसा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर देखें जैसे दूध से दही बनना यह भी क्या है रासायनिक अभिक्रिया इसमें होता है। तो ये होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ध्यान देंगे क्या होता है एक ऐसा परिवर्तन होता है जैसे जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं और जो नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो इसमें क्या क्या देखने को हमें मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण में इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन होता है। इसकी अवस्था में अभिकारक की अवस्था में परिवर्तन होता है। रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और गैस का उत्सर्जन भी होता है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। तो इस तरह के जो परीक्षण हमें रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद अगर देखें तो दोस्तों रासायनिक के समीकरण को कैसे प्रदर्शित किया जाता है अब इसको देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रदर्शन होता है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का दो तरीका होता है। पहला होता है क्या होता है पहला होता है शाब्दिक प्रदर्शन यानी शब्द द्वारा प्रदर्शन। शब्द द्वारा प्रदर्शित करना और दूसरा जो होता है समीकरण द्वारा प्रदर्शित करना। दूसरा क्या होता है
समीकरण द्वारा, दूसरा होता है समीकरण, समीकरण द्वारा प्रदर्शित करना, समीकरण द्वारा प्रदर्शित करना। शब्द द्वारा प्रदर्शन कैसे किया जाता है और समीकरण द्वारा प्रदर्शित कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे दोस्तों हमें रिएक्शन कराना है, रासायनिक परिवर्तन कराना है किसके साथ, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। तो शब्द के द्वारा हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे जिंक लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे हाइड्रोजन सल्फेट लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया होने पर क्या होता है, के साथ क्रिया होने पर, के साथ क्रिया होने पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। तो ये तो हो गया दोस्तों, क्या है, ये होता है शब्द द्वारा प्रदर्शन। शब्द द्वारा हमने रासायनिक क्रिया को कैसे प्रदर्शित किया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जब हम जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। और रासायनिक क्रिया के अंतर्गत रासायनिक समीकरण के द्वारा हम रासायनिक क्रिया को कैसे प्रदर्शित करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जिंक लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फेट लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, फिर एरो लगाएंगे जो रासायनिक क्रिया की दिशा को बताएगा कि इनके मिलने से क्या बन रहा है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो यह जो होता है समीकरण द्वारा रासायनिक क्रिया को प्रदर्शित किया गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन कैसे हुआ है, ये इस समीकरण द्वारा ऐसे हुआ है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, यानी उत्पाद, प्रोडक्ट ये होता है। अब देखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शन जब किया जाता है तो जो तत्व होते हैं, चाहे अभिकारक के हो चाहे उत्पाद के हो, उनकी अवस्था, उनकी भौतिक अवस्था को जरूर लिखना पड़ता है। तो इनकी अवस्था को अगर जिंक को लिखेंगे तो क्या, अगर जिंक सॉलिड अवस्था में है तो सॉलिड अवस्था को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, एक जलीय अवस्था है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एक्वस लिखेंगे, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, एक जलीय अवस्था है। इसी प्रकार जिंक सल्फेट भी क्या है, एक एक्वस जलीय अवस्था है। और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था है, इसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी, यानी गैस हो जाएगी। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन दो तरीके से होता है, एक होता है किसके, शब्द के द्वारा, दूसरा होता है रासायनिक समीकरण के द्वारा होता है। दोस्तों रासायनिक समीकरण में जो तत्व होते हैं, तत्वों की प्रतीक चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद के हो, उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे ये तत्व है ना, जिंक है, इसकी भौतिक अवस्था सॉलिड, और ये किसके क्या है, एक कंपाउंड है, इसकी भौतिक अवस्था एक्वस है। तो इनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ समीकरण में तत्वों को लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। और जो दोस्तों विषम आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं रासायनिक समीकरण की, आवश्यक परिस्थितियाँ दोस्तों जैसे होता है ताप हुआ, दाब हुआ, उत्प्रेरक हुआ, इन सब का हम प्रयोग जो होता है इस तीर के ऊपर करते हैं। तो इस तीर के ऊपर जो एरो बना है इसके ऊपर या नीचे करते हैं किसकी आवश्यक परिस्थितियाँ, रासायनिक अभिक्रिया की जो आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है। ऐसी अवस्था को हम क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, इस तीर के ऊपर या फिर नीचे लिखते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम संतुष्ट कर सकें। आप जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अंतर्गत ना तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है, ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक समीकरण में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसमें द्रव्यमान जो होता है समान रहता है, उसका ना तो सृजन होगा ना तो क्या होगा, उसका विनाश होगा। ये बल्कि एक द्रव्यमान जो होता है दूसरी प्रकार की अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम संतुष्ट कर सके, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। देखिए स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करने के 4 स्टेप होते हैं। पहले क्या होता है कि रासायनिक जो समीकरण दिया होता है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें एक बॉक्स में
बना लेते हैं, ठीक है, एक बॉक्स में बना लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं उन्हें लिख लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें देखें तो एलिमेंट कौन से हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। तो इस रासायनिक प्रक्रिया में देखिए क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम है। यहाँ पे भी वही होंगे, रासायनिक प्रक्रिया में क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे, ऑक्सीजन होंगे, और क्या होंगे, कैल्शियम होंगे, ठीक है। पहला स्टेप होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक बॉक्स बना करके चिन्हित करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा कि रासायनिक प्रक्रिया में जितने एलिमेंट हैं उन्हें हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और फिर क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंटों की संख्या को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, रिएक्टेंट यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन की संख्या रिएक्टेंट में कितना है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रिएक्टेंट, इसे रिएक्टेंट बोलेंगे, और इसी का बोलेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या को लिखेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर देखोगे तो ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पे कैल्शियम देखो, कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। इसी प्रकार प्रोडक्ट में जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या को देखेंगे, उनकी संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे देखो तो 2 है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 3, 2 6 और 1 कितना है, 7 है, और यहाँ पे देखो कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो एलिमेंट अधिक संख्या में होती है सबसे पहले उसी को हम संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं कि चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट में उचित संख्या से गुणा करके हम सबसे पहले हाईएस्ट नंबर वाले एलिमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा ये होगा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि जो अधिक संख्या में होती है जो एलिमेंट उसको सबसे पहले हम सेटिस्फाई करते हैं। और हमारा इसके बाद जो होगा लास्ट वाला जो होगा, इसके बाद चौथा स्टेप जो होगा, इसके बाद ऑक्सीजन के पास सबसे अधिक संख्या में कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 5 हाइड्रोजन है। तो दूसरे नंबर ये है, पहले नंबर पे आप सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करेंगे, फिर किसको करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की संख्या 5 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या 7 है। तो सबसे पहले हम इधर क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की संख्या को सेटिस्फाई कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 5 है, ठीक है, और वहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, 3 2 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गई, ठीक है, इसके पास पहुँच गया। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इसके बाद कौन सा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को और देख लें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको 4 कैसे बनाएंगे, 2 में हाइड्रोजन में जल में 2 H2O में 2 से गुणा करेंगे, एक क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की संख्या अगर देखें तो 3 2 6 और 2 यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कैल्शियम तो पहले से है बैलेंस दोनों साइड में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर भी अब देखोगे तो 2 नाइट्रोजन भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब इसके बाद देखो जब रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए तो इसकी 5वां स्टेप हमारा होगा, इसकी भौतिक अवस्था को लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसकी भौतिक अवस्था को लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, ये जलीय है तो ये हो जाएगा एक्वस, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी जलीय अवस्था है, इसको लिखेंगे एक्वस। ये भी क्या है, एक है जलीय अवस्था है, ये भी क्या लिखेंगे, एक्वस, ठीक है। और यहाँ पे जल कैसी अवस्था है, एक द्रव अवस्था है जिसको लिखेंगे लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे एक्वस जो होता है जलीय विलयन होता है कंपाउंड, और ये जो होता है ये शुद्ध पदार्थ होता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड लिखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और आपके सिलेबस में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। जरूर।